हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के मध्य क्या क्या हुआ। कैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करते करते बंगाल में प्रशासन भी करने लगी। इन सभी घटनाक्रम को इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो हुआ यूँ कि बंगाल में 1740 से 1756 तक अली वर्दी खां इनका शासन चल रहा था। अब अली वर्दी खां कौन है? नवाब अली वर्दी खां मुगल सम्राट के अधीन बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के सूबेदार थे। अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से करते हुए कहा था कि यदि इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये हमें शहद देंगे और यदि इन्हें छेड़ दिया जाए तो ये हमें काट कर खा डालेंगे। इस कारण से अली वर्दी खां ने अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज़ों को कभी किसी बात के लिए टोका नहीं। अंग्रेज़ों को वैसे भी 1717 में फर्रुखशियार से दस्तक या फ्री पास मिल चुका था, तो इस फ्री पास के कारण ही वो कर मुक्त व्यापार कर सकते थे और अपनी मनचाहा काम करते ही थे। अली वर्दी खां के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, सिराजुद्दौला बंगाल का शासक बना। सिराजुद्दौला कौन था? सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती था, यानी अली वर्दी खां की पुत्री का पुत्र था सिराजुद्दौला। ये 23 साल की उम्र में ही बंगाल का नवाब बना। तो अली वर्दी खां ने अपने जीवन काल में ही सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और अली वर्दी खां की मृत्यु के तुरंत बाद शौकत जंग और सिराजुद्दौला के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया। शौकत जंग कौन थे? शौकत जंग अली वर्दी खां का भतीजा था और सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का नाती था। तो इन दोनों के बीच में गद्दी के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो सिराजुद्दौला की गद्दी पर बैठते ही अंग्रेज़ों के साथ भी उसके संघर्ष प्रारंभ हो गए। कुल मिला के ये थी कि सिराजुद्दौला किसी को पसंद नहीं आ रहे थे। इनका संघर्ष शौकत जंग से भी चल रहा था और इनके गद्दी पे बैठते ही इनका अंग्रेज़ों के साथ भी संघर्ष प्रारंभ हो गया। तो सिराजुद्दौला के विरोधी कौन कौन थे ये देखते हैं। सिराजुद्दौला के पहले विरोधी थी उनकी मौसी घसीटी बेगम। इनका नाम मेहरुन्निसा भी था। पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, जो उसके गद्दी का प्रबल दावेदार था। नवाब का सेनापति मीर जाफ़र। नवाब का दीवान रायदुल्लभ। बंगाल की नादिया का प्रसिद्ध जगत सेठ और दीवान अमीन चंद। इतने ढेर सारे इसके विरोधी उसके दरबार में पहले से मौजूद थे। अब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच क्या हुआ ये देखिए। सिराजुद्दौला उस समय काफ़ी क्रुद्ध हो गया जब उसकी अनुमति के बगैर अंग्रेज़ों ने कलकत्ता स्थित अपनी कोठी की किलेबंदी कर ली और उसने तुरंत इसके विरुद्ध क्या किया, कलकत्ता की ओर कूच कर दिया। अब हुआ क्या, जैसे 1717 में फर्रुखसियार के द्वारा उनको दस्तक के फ्री पास मिल चुका था, जिसके कारण वे कर मुक्त व्यापार करते थे और अपना मनचाहा काम करते थे। तो अंग्रेज़ों ने कलकत्ता में किलेबंदी कर रखी थी। किलेबंदी मीन्स उन्होंने एक अपना एरिया डेवलप कर लिया जहाँ पे अंग्रेज़ फैमिली, व्यापारी ये सब रहते थे और उसकी सुरक्षा हेतु किलेबंदी की, जहाँ पे उन्होंने अपने सैनिक गार्ड और बाउंड्री वगैरह बनवा लिए थे। चूँकि किलेबंदी अंग्रेज़ों ने फर्रुखसियार के द्वारा दिए गए दस्तक के अनुसार मान के कर लिया और अली वर्दी खां ने भी अब तक इनको कुछ कहा नहीं था, इसलिए वो मनचाहा काम कर रहे थे। पर सिराजुद्दौला जैसे ही नवाब बना, उसे इस बात से क्रोध आया कि बिना अनुमति के कैसे अंग्रेज़ों ने किलेबंदी प्रारंभ कर दी। तो इस किलेबंदी का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, कलकत्ता की ओर कूच कर दिया। 4 जून 1756 को उस सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार में अंग्रेज़ों की एक फैक्ट्री को जीत लिया और जबकि 17 जून 1756 को सिराजुद्दौला के सैनिक अधिकारियों ने कलकत्ता के किले को घेर लिया। अब कलकत्ता के किले में उस समय जो वहाँ का गवर्नर था वो था रोजर ड्रेक। उसने अंग्रेज़ लोगों को, कुछ व्यापारियों को और महिलाओं और बच्चों की जान बचाने के लिए किले को छोड़ दिया और वहाँ से उन बच्चों को लेकर हुगली नदी के नीचे के भाग में स्थित एक ज्वारग्रस्त द्वीप फुल्टा द्वीप में शरण ले ली। सिराजुद्दौला ने इस तरह से कलकत्ते वाला किला जीत लिया और उसका एक नया नाम रखा अलीनगर। और इसके बाद इस अलीनगर को अपने एक प्रतिनिधि माणिक चंद्र के हाथों में सौंप कर वापस मुर्शिदाबाद यानी अपनी राजधानी चला गया। कलकत्ता के इसी अभियान के दौरान सिराजुद्दौला ने के समय एक घटना घटी जिसे कहते हैं कालकोठरी दुर्घटना। ये इम्पॉर्टेंट है और इसी घटना के कारण अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच शत्रुता प्रारंभ हो गई। ये कालकोठरी दुर्घटना क्या थी, जिसे ब्लैक होल ट्रेजेडी भी कहते हैं, ये देखते हैं। हुआ यूँ था कि एक कोठरी, एक कमरा था जिसकी लंबाई 18 फीट, चौड़ाई 14 फीट 10 इंच थी। कहा यह जाता है कि सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को इस कोठरी में बंद कर दिया था। 20 जून का समय था, भयानक गर्मी पड़ रही थी। इस कारण से जब अगले दिन कमरा खोला गया 21 जून को, तो इसमें सिर्फ 23 लोगों को छोड़कर बाकी सारे अंग्रेज़ों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस बात से अंग्रेज़ बहुत नाराज़ हो गए थे। यही कारण बनेगा आगे चल के सिराजुद्दौला के सिंहासन से हटने का। बचे हुए लोगों में से एक थे जेड हालवेल। इन्होंने इस बात की जिक्र इतिहास के पन्नों में की। कलकत्ता पर पुनः अधिकार के लिए तुरंत एक थल सेना कर्नल क्लाइव और मेजर किलपैट्रिक के नेतृत्व में भेजा गया और एक जल सेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में कलकत्ता को भेजा गया। कर्नल क्लाइव कौन है? ये वही क्लाइव हैं जो दक्षिण भारत में थे और कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ रहे थे। यही क्लाइव आगे चल के बंगाल का गवर्नर भी बनेगा। ठीक, यही रॉबर्ट क्लाइव है।
इनकी सेना ने क्या किया, फुल्टा झील में जो शरणार्थी थे उनको मुक्ति प्रदान की और जाके माणिक चंद से मिले। माणिक चंद को क्या किया, इन्होंने घूस देकर कलकत्ता का किला एक बार फिर से अपने कब्जे में कर लिया। इस घटना के बाद सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि करनी पड़ी जिसको कहते हैं अलीनगर की संधि। अब अलीनगर क्या है, वही कलकत्ते के किले का नाम बदल दिया था, अलीनगर कर दिया था, तो ये वही अलीनगर की संधि यानी कलकत्ते के किले की संधि थी। इस संधि में दो बातें कही गई। संधि की पहली शर्त थी कि दस्तक का प्रयोग जारी रखेंगे। दस्तक क्या था, वही फ्री पास, जिसे कंपनी का महान अधिकार पत्र कहा गया। इसमें यही बात थी कि वो अंग्रेज कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो संधि की दूसरी शर्त, कंपनी को अपनी इच्छानुसार कलकत्ता में अपने आबादी की किलेबंदी करने और सिक्के ढालने की अनुमति मिल जाए। तो ये दो बातें संधि में हुई। पहला कि वो जैसे व्यापार करते आ रहे थे कर मुक्त वैसा व्यापार करेंगे। दूसरा, अपनी आबादी की सुरक्षा के लिए अंग्रेज किलेबंदी करेंगे। अब इस संधि को देखकर तो यह लगता है कि ये संधि अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी लाभप्रद थी। फिर भी अंग्रेज़ों को क्या हुआ, इससे संतोष नहीं मिला और वो एक नए युद्ध की पृष्ठभूमि बनाने में लग गए जिसको कहते हैं प्लासी का युद्ध। अब होता यही है अक्सर कि जब भी कोई संधि होती है तो एक पक्ष का ज़्यादा ही बात मानी जाती है, एक की कम, और इसके संधि के बाद तुरंत कोई नया युद्ध खड़ा हो ही जाता है। तो ऐसे ही अलीनगर की संधि के बाद प्लासी का युद्ध का बैकग्राउंड बनना शुरू हो गया। प्लासी का युद्ध, प्लासी क्या है, बंगाल के भागीरथी नदी के किनारे नादिया जिले में स्थित एक स्थान है। इस मैदान में 23 जून 1757 को नवाब सिराजुद्दौला की सेना और अंग्रेज़ों की सेना का आमना सामना हुआ। सिराजुद्दौला का एक खास प्रेम पात्र था मोहनलाल और मीर मदान। यही दो लोग हैं जो सिराजुद्दौला की तरफ से कुछ चुनौती पेश कर पाए थे। बाकी सिराजुद्दौला की सेना में जितने भी लोग थे, जैसे मीर जाफ़र, उसने क्या किया, इस युद्ध में तटस्थता अपना रखी थी, यानी वो इन्वॉल्व नहीं हुआ। वहाँ जरूर था लेकिन किसी सिराजुद्दौला की तरफ से युद्ध नहीं किया। केवल मीर मदान और मोहनलाल ही नवाब की ओर से कुछ चुनौती उत्पन्न कर पाए थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, ये दोनों ही असफल रहे। मीर मदान क्या होता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है और सिराजुद्दौला असहाय पड़ जाते हैं, तो सिराजुद्दौला को मैदान छोड़कर भागना पड़ जाता है। और इस युद्ध में फिर नवाब के विरोधियों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, तो अंग्रेज़ जीत जाते हैं और इस तरह बंगाल का नवाब सिंह मैदान छोड़ के भाग गया और बंगाल पे क्या हुआ, अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। अब बंगाल पर शासन अंग्रेज़ करना नहीं चाहते थे क्योंकि वो व्यापार करने में ज़्यादा बिजी थे, व्यापार करना उनको ज़्यादा सूट करता था। तो उन्होंने मीर जाफ़र को, जो उनका सेनापति था, उसको बंगाल का नवाब बना देते हैं। तो इस युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया। अंग्रेज़ों के द्वारा बंगाल में बनाया गया प्रथम नवाब था और इस प्रकार बंगाल की क्या हुई है, प्रथम क्रांति हुई। तो बंगाल की जो प्रथम क्रांति थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा हुई और उसने नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया। तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को नवाब बनाया, इसलिए अंग्रेज़ों को क्या कहा जाने लगा, किंग मेकर, यानी राजा बनाने वाले। इसकी उपाधि मिल गई क्योंकि वो जब चाहे जिसको नवाब बना सकते हैं और जब चाहे जिसको हटा सकते हैं। ऐसा हुआ भी क्योंकि बंगाल में कई राजाओं को ये बार बार हटाते उतारते रहे हैं। अब चूँकि मीर जाफ़र जो था वो रॉबर्ट क्लाइव की सहायता से शासक बना था, अतः उसने रॉबर्ट क्लाइव को पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे 2,34,000 पाउंड की धनराशि इनाम के रूप में दी और 50 लाख रुपए अंग्रेजी सैनिकों व अधिकारियों को प्रदान कर दी। अंग्रेज़ों ने क्या किया, मीर जाफ़र का काफ़ी आर्थिक दोहन किया क्योंकि मीर जाफ़र को नवाब बनाने वाले अंग्रेजी थे, तो मीर जाफ़र कभी अंग्रेज़ों का विरोध नहीं कर सका और अंग्रेज़ों ने अपनी मनमानी की और उसका खूब आर्थिक दोहन किया। इस कारण से ही मीर जाफ़र को क्या कर्नल क्लाइव का गधा या कर्नल क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाने लगा। अब मीर जाफ़र को इतनी उपाधियाँ मिलने लगी, जनता के बीच में ये बातें चल रही हैं कि वो कर्नल क्लाइव का क्या है, गधा है। तो परंतु मीर जाफ़र भी धीरे धीरे अंग्रेज़ों के शोषणकारी चरित्र से तंग आ गया था। इसको ये लग रहा था कि अंग्रेज़ इसका अत्यधिक शोषण कर रहे हैं, पर ये कुछ बोल नहीं पा रहा है। फिर हुआ क्या, एक बार कि मीर जाफ़र ने चिंसूरा में स्थित डचों की फैक्ट्री के प्रतिनिधियों से मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ ये षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों को जब यह पता चलता है कि मीर जाफ़र इनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसने यानी अंग्रेज़ों ने वेदरा का युद्ध लड़ा 1759 में और डचों को इसमें पराजित कर दिया। अब मीर कासिम ने डचों की सहायता मांगी लेकिन डच भी इनका मदद नहीं कर पाए और डच भी हार गए। तो 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना देते हैं, कौन, अंग्रेज। अब अक्सर ये होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि मीर जाफ़र पहले बना था या मीर कासिम पहले बना था। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि पहले अल्फ़ाबेट में जे आता है, उसके बाद के आता है। तो पहले मीर जाफ़र नवाब बनेगा, उसके बाद मीर कासिम नवाब बनेगा और एक टाइम बाद फिर मीर जाफ़र को ही नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी के युद्ध 1757 में जब हुआ, उसके बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का क्या बन गया, गवर्नर। तो ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, वो था रॉबर्ट क्लाइव। कब बना, 1757 में वो बंगाल का गवर्नर बन गया। तो 57 से लेके 1757 से लेके 1760 तक वो बंगाल का गवर्नर रहा, ठीक। तो प्लासी युद्ध में विजय के पश्चात 1760 तक बंगाल रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में शासन किया। इसके बाद वो क्या किया, भारत से चला गया। फिर जब मीर जाफ़र ने डच लोगों की मदद लेकर अंग्रेज़ों से फिर युद्ध किया और वेदरा के युद्ध में
1759 में जब अंग्रेज़ों ने डचों को हरा दिया, उसके बाद मीर जाफ़र को हटाया गया गद्दी से और उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। तो मीर जाफ़र को हटाने के बाद गद्दी पर मीर कासिम को बैठाया गया। कासिम क्या, के से, तो जे के बाद के आएगा। ठीक, मीर कासिम को बैठाया गया। इस प्रकार 1760 में बंगाल की क्या हुई, दूसरी क्रांति। पहली क्रांति में कौन, पहली क्रांति में मीर जाफ़र को राजा नवाब बनाया गया था, दूसरी क्रांति में मीर कासिम को। ठीक, मीर कासिम योग्य शासक था। ये अंग्रेज़ों के अंडर रह के काम करना नहीं चाहता था और अपने आप को मुक्त कराना चाहता था, इसलिए कार्यवाही करना शुरू किया। अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को शिफ्ट कर ली। मीर कासिम के समय, यानी मीर कासिम जब राज नवाब बना तो उस टाइम दस्तक का दुरुपयोग क्या हुआ, अपने टॉप पे पहुंच गया। और इस दुरुपयोग को रोकने के लिए मीर कासिम ने अंग्रेज़ अधिकारियों से इसकी आलोचना की, पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और बंगाल के जो अंग्रेज़ अधिकारी थे वे इसका दुरुपयोग करते जा रहे थे। इसके बाद होता है बक्सर का युद्ध 1764 में। 22 मार्च 1763 में मीर कासिम ने क्या किया, भारतीय व्यापारियों के लिए भी शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी, जिससे क्या हुआ, अंग्रेज खफा हो गए और मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफ़र को एक बार पुनः बंगाल का नवाब बना दिया। जैसे अंग्रेज अधिकारी बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर रहे थे, उसी तरह मीर कासिम ने भी भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। तो इस बात से अंग्रेज हो गए नाराज। अंग्रेज चाहते थे कि सिर्फ वो कर मुक्त व्यापार करें, बाकी सब लोग अपना कर दें, लेकिन भारतीय व्यापारी भी लगातार इस बात पे अड़े थे या वो मांग कर रहे थे कि जैसे अंग्रेज़ों को कर मुक्त व्यापार करने को दिया जा रहा है, हमें भी ये अवसर या सुविधा दी जाए। तो मीर कासिम ने ये सुविधा दे दी। अब इससे अंग्रेज खफा हो गए, तो उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटा दिया पद से और उसकी जगह फिर से वही मीर जाफ़र, जिसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहते थे, उसको फिर से बंगाल का नवाब बना दिया। क्योंकि मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली ज़्यादा था, मीर कासिम को बनाया तो मीर कासिम तो अपने हिसाब से शासन करना प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद देखिए, मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की शरण में पहुंचा और उससे तथा मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक त्रिगुट बनाया। त्रिगुट मीन्स 3 लोगों का गुट। कौन कौन 3 लोग, मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिल के ये प्लान किया कि अब अंग्रेज़ों को बंगाल से भगाएंगे। इस त्रिगुट ने बनारस के पूर्व बिहार में स्थित बक्सर नामक स्थान पर 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेज़ों के खिलाफ एक युद्ध की घोषणा कर दी। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज़ थे और दूसरी तरफ त्रिगुट था। त्रिगुट में कौन कौन थे, त्रिगुट में एक मीर कासिम था, एक शुजा-उद-दौला था और तीसरा शाह आलम द्वितीय। हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना ने त्रिगुट को बुरी तरह से पराजित कर दिया। अब 3 लोगों की कंबाइंड सेना भी अंग्रेज़ों का सामना नहीं कर पाई और अंग्रेज में हेक्टर मुनरो था, उसकी नेतृत्व वाली सेना थी, उसने इस त्रिगुट को बुरी तरह पराजित कर दिया। जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ उस समय बंगाल का जो गवर्नर था वो था वेंसीटाट। उस समय मुग़ल जो बादशाह था वो थे शाह आलम द्वितीय और उस समय जो बंगाल का नवाब था वो था मीर जाफ़र। ये उस समय के अधिकारी लोग थे और अंग्रेजी सेना का जो सेनापति था वो कौन था, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के बाद त्रिगुट को एक संधि करनी पड़ी जिसको कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि। ये संधि कहाँ हुई, इलाहाबाद में हुई और इसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहते हैं। इसके बाद एक बार फिर रॉबर्ट क्लाइव को क्या किया, बंगाल का गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। तो बंगाल से जा चुके थे रॉबर्ट क्लाइव, इनको वापस बुलाया जाता है बंगाल का गवर्नर बना के। तो ये 1765 में फिर से भारत आते हैं और बंगाल का गवर्नर बनते हैं। उसने पराजित मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 12 अगस्त 1765 ईस्वी में इलाहाबाद में एक संधि, जिसे कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि, करने के लिए बुलाया। इस संधि में क्या क्या बातें हुई, इस संधि की पहली शर्त कि मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार प्रदान कर देंगे। दीवानी अधिकार मिलने का मतलब है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में जितने भी कर होते हैं, यानी राजस्व के सारे मामले अब ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। तो जहाँ से पैसा मिलना होता था, जहाँ से कर मिलना होता था, वो अधिकार अपने अंदर ले लिया दीवानी अधिकार के थ्रू। दूसरी शर्त क्या थी, इसके बदले में कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए, जबकि बंगाल के नवाब को निजामत कार्य के लिए 53 लाख रुपए देने की बात कही गई। तो हुआ क्या, दीवानी अधिकार सारे अंग्रेज़ों ने ले लिए और अंग्रेज़ों ने ये बात कही कि इस कर के बदले में हम आपको, यानी सम्राट को 26 लाख रुपये वार्षिक दे देंगे। ठीक, तो इसके बदले में कंपनी के द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिए गए। अब इस 26 लाख रुपए के बाद सम्राट कुछ नहीं बोलेगा, जितना भी कर वसूलना होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलेगी उस क्षेत्र में, जैसे चाहे तैसे। और बंगाल के नवाब को क्या किया गया, और 53 लाख रुपए दिए गए निजामत कार्य के लिए। अब देखिए निजामत क्या क्या है। निजामत कार्य में मतलब है कि शासक, बंगाल का नवाब, टैक्स वसूलने वाला काम छोड़ के उसके अलावा जितने काम होते हैं, जैसे सेना का संचालन, नगरों गाँवों में जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं, सड़क, नाली, नाला, पेड़, बाग बगीचे, ये सब लगाने वगैरह काम, ये सारे काम बंगाल के नवाब करते रहेंगे। और ये काम करने के लिए बंगाल को, नवाब को 53 लाख रुपए दिए गए कि आप इतने ही रुपए में ये सब काम करते रहिएगा और इसके बदले जो भी कर वसूलना होगा वो काम अंग्रेज कर लेंगे।
तो इस तरह से यहाँ से क्या हुआ, द्वैध शासन शुरू हुआ। तो शब्द आता है द्वैध शासन। ये रॉबर्ट क्लाइव ने ही शुरू किया था। बक्सर के युद्ध के बाद द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ, यानी एक ही क्षेत्र पे दो तरह का शासन चलेगा। टैक्स वसूलने वाला काम अंग्रेज करेंगे और जो भी समाज का कल्याणकारी कार्य होता है वो बंगाल का नवाब करेगा, और उसके लिए उसको 53 लाख रुपये दिए गए थे कि उसी में उतने में करना है। दीवानी अधिकार के अंतर्गत क्या था, भू राजस्व वसूली करने का था। इसके अलावा जितने भी दीवानी संबंधी मामले होते हैं, यानी जितने भी ज़मीन जायदाद संबंधित जो भी मामले होंगे वो सभी मामले अंग्रेज़ देखेंगे, और शेष सारे कार्यों को निजामतकार के अंतर्गत शामिल किया गया था और इसको नवाब देखेगा। चौथी शर्त क्या थी, चौथी शर्त थी कि इलाहाबाद व कड़ा जिले को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाए। तो इलाहाबाद और कड़ा का जो रीजन था वो पहले नवाब अवध के नवाब के अंडर में आता था, यानी शुजाउद्दौला के अंडर में था। तो अंग्रेज़ों ने ये शर्त रखी कि इसको शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया जाए। ठीक, तो ये क्षेत्र इलाहाबाद और कड़ा शाह आलम द्वितीय को मिल गया। और क्या किया अंग्रेज़ों ने, पाँचवीं शर्त रखी कि जो शाह आलम द्वितीय है वो अंग्रेज़ों के संरक्षण में रहेंगे, और उसे इलाहाबाद में रखा गया, यानी शाह आलम द्वितीय को अब इलाहाबाद में रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो इस तरह से इलाहाबाद क्षेत्र में अंग्रेज़ों का आधिपत्य शुरू हो गया। अब इलाहाबाद क्षेत्र में देखा होगा आपने कि इलाहाबाद का किला जो अकबर के द्वारा बनाया गया था वो इनके अंदर आ चुका है। इलाहाबाद के काफ़ी बड़े क्षेत्र में इन्होंने अपनी सैन्य छावनी बनाना शुरू कर दिया। तो कुल मिला के बात यह है कि इलाहाबाद अब धीरे धीरे अंग्रेज़ों के अधिकार में आ गया, और यहाँ पे जो भी कार्य हो रहे हैं वो उनके अनुसार हो रहे हैं। बाद में यानी 1772 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव प्रथम ने मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय को एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। यानी इस समय बीतेगा, जब 1772 आएगा तो माधवराव प्रथम की सहायता लेकर शाह आलम द्वितीय फिर से दिल्ली की गद्दी पर बैठ पाएंगे। उससे पहले तक में इनको इलाहाबाद में रहना पड़ गया था और अपना पेंशन बना लिया था। ठीक, तो माधवराव प्रथम ने शाह आलम द्वितीय को आज़ाद कराया और दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, और इसके बदले वो पेंशन लेना शुरू कर दिए थे। इस इलाहाबाद की संधि के साथ ही बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में क्या हुआ, द्वैध शासन शुरू हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि द्वैध शासन कब शुरू हुआ। ये बक्सर के युद्ध के बाद से शुरू हुआ, 1765 ईस्वी से ही बंगाल में द्वैध शासन शुरू हुआ, और बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बनकर आया था। द्वैध शासन का सर्वप्रथम जो प्रयोग करता थे वो थे लियो कार्टियस। द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला, और 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने इसे समाप्त किया। ये समाप्त कैसे होगा, देखिए, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन गया, इसके बाद समय चलता रहेगा, कार्य होते रहेंगे, फिर वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर बनाया जाता है। ये 1772 में वारेन बंगाल के गवर्नर रहते हैं। इसी समय एक एक्ट आता है जो लंदन से आता है। उस एक्ट में ये बात कही जाती है कि आज से यानी 1773 से जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, और द्वैध शासन जो चल रहा था कि दीवानी कार्य अंग्रेज देखे और निजामत का कार्य नवाब देखे, उसको हटा दिया गया, उसको बंद कर दिया गया। अब ये हो गया कि वारेन हेस्टिंग ही दीवानी कार्य भी देखेंगे और निजामत कार्य भी देखेंगे, यानी बंगाल पूरे रूप से वहाँ के वारेन हेस्टिंग्स के अंडर में आ गया, और वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर के साथ साथ वहाँ के गवर्नर जनरल भी बन गए, यानी गवर्नर सैन्य कार्य भी देखेंगे, प्रशासनिक कार्य भी देखेंगे। तो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट से वारेन हेस्टिंग बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बन जाएंगे। पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र पे अपना प्रशासनिक शासन भी स्थापित कर लिया और वो वहाँ के प्रशासक बन गए। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ऐसे ही अच्छी चीज़ें लोगों को मिल सकें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।